हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम लोग बड़ी सिंपल सी जिंदगी जीते हैं, मगर दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीने का मकसद हैवानियत है। ये वाइट कॉलर लोग अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी बना के शैतान को फॉलो करते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है एक दिन वो शैतान को इस दुनिया में लाके रहेंगे। उस बरसाती रात पुलिस को कॉल आता है कि सीवेज प्लांट में 6 साल की लड़की की लाश मिली है। डिटेक्टिव ब्रूनो क्राइम लोकेशन पे पहुंचता है। उसका असिस्टेंट जेकब उससे कहता है कि लाश बहुत ही बुरी हालत में है, कई हफ्तों से वो वहां पड़ी होगी। लाश के पास पुलिस को एक ब्रेसलेट मिलता है जो शायद उसी लड़की का है, क्लॉडिया, जिसकी 6 साल की लड़की एंजेला पिछले 3 महीनों से गायब है। और इस बात को लेके क्लॉडिया की नींद उड़ चुकी है। सुबह सुबह पुलिस का उनको फोन आता है कि सीवेज प्लांट में एक लड़की की लाश मिली है, तो वह आइडेंटिफिकेशन के लिए आए। जो सुन के क्लॉडिया अंदर से डर जाती है। या हॉस्पिटल में ऑटोप्सी डॉक्टर डिटेक्टिव ब्रूनो को बताता है लड़की को सुइयां चुभो के टॉर्चर किया गया है। उसके शरीर को जगह जगह एसिड से जलाया गया है। डेड बॉडी पे किसी भी तरह के पहचान का कोई भी सुराग नहीं छोड़ा गया। उसके दांत तक निकाले गए हैं, मगर उस लड़की का दाहिना पैर बाएं पैर से 4 सेंटीमीटर छोटा है, तो वह एंजेला होने के चांसेस है। डॉक्टर बताता है कि किलर यही चाहता था कि लड़की की पहचान ना हो। इस तरह के मर्डर किसी रिचुअल के लिए किए जाते हैं जिसमें बलि दिया जाता है। ब्रूनो कहता है तो फिर किलर ने एंजेला का ब्रेसलेट लाश के पास क्यों छोड़ा? डॉक्टर कहता है यही ट्विस्ट है। क्लॉडिया हॉस्पिटल जाने को तैयार नहीं। वो उस पल का मुकाबला नहीं करना चाहती जब उसकी लड़की की लाश उसके सामने हो। वो अपने हस्बैंड मार्क के साथ हॉस्पिटल जाने निकलती है, मगर वो अंदर से यही चाहती है कि ये रास्ता कभी खत्म ना हो। दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। क्लॉडिया बेचैन है। ब्रूनो उन्हें ब्रेसलेट दिखाता है। मार्क उसकी पहचान करता है, मगर क्लॉडिया का दिल मानने को तैयार नहीं। ब्रूनो क्लॉडिया से कहता है कि लड़की का एक पैर दूसरे पैर से 4 सेंटीमीटर छोटा है, जैसे एंजेला का था। वो सुन के क्लॉडिया अपना रोना रोक नहीं पाती। जिसका डर था वही हुआ था। अब इस हादसे को 5 साल गुजरते हैं। क्लॉडिया का डिवोर्स हो चुका है, मगर वो उस वाकया को अभी तक भुला नहीं पाई। इस हादसे को भुलाने के चक्कर में वो सीडेटिव पिल्स की एडिक्टेड हो चुकी है। क्लॉडिया एक एडवोकेट फर्म में काम करती है। आज का दिन वही है जब 5 साल पहले एंजेला गायब हुई थी, तो क्लॉडिया का काम में मन नहीं लग रहा। वो जल्दी घर लौटने का फैसला करती है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर टोनी क्लॉडिया से वन साइडेड प्यार करता है। क्लॉडिया उसे अवॉइड करती रहती है। क्लॉडिया के दुख का फायदा उठा के वो उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता रहता है। ट्रेन से घर जाते हुए एक अजीब शख्स क्लॉडिया के सामने आके बैठ जाता है। क्लॉडिया उससे इरिटेट होके वहां से उठ जाती है। घर आके वो एंजेला का पुराना वीडियो देखने लगती है। वो देख के उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं कि तभी फोन की रिंग बजती है। क्लॉडिया फोन रिसीव करती है तो सामने से मम्मी करके आवाज आती है। वो सुन के क्लॉडिया चौंक जाती है। उसे वो मजाक लगता है, मगर वो लड़की उससे कहती है कि वो उसकी लड़की एंजेला है। वो मरी नहीं, जिंदा है। जिसकी लाश मिली वो कोई और थी। अब वो लड़की क्लॉडिया से कहती है कि वो कुछ बुरे लोगों की चुंगल में फंस गई है। अगर उसे नहीं बचाया गया तो वो लोग उसे मार देंगे। उन लोगों ने उसे उसी सैनिटोरियम में रखा है जहाँ क्लॉडिया बचपन में उसे घुमाने ले जाया करती थी। वो लड़की क्लॉडिया से कहती है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म ना करे, वरना वो लोग उसे मार देंगे। उस लड़की के कॉल से क्लॉडिया इमोशनल हो जाती है। तो अब दूसरे दिन क्लॉडिया उस वीरान सैनिटोरियम पहुंचती है। अंदर कोई नहीं होता, मगर वहां उसे कल्ट रिचुअल को लेके कुछ मैगजीन्स पड़े दिखाई देते हैं। कुछ होली फोटोज पड़े होते हैं। छत पे कई बच्चों के फोटोज पिन किए होते हैं। वही रखे डिब्बे में उसे एंजेला का हैंडीकैप शू मिलता है। अब हमारे सामने वही ब्रूनो आता है जिसने 5 साल पहले एंजेला की केस को हैंडल किया था। ब्रूनो के प्रेग्नेंट वाइफ की मौत हो चुकी है, जिसके डिप्रेशन में ब्रूनो ने हाल ही में पुलिस की जॉब से रिजाइन किया है। तभी एक लेडी ऑफिसर आके उससे कहती है कि क्लॉडिया 1-2 बार उससे मिलने पुलिस स्टेशन आई थी। वो किसी कारण उससे मिलना चाहती है। तो अब ब्रूनो क्लॉडिया से मिलने एक कैफे जाता है। वो क्लॉडिया से कहता है कि वो पुलिस फोर्स छोड़ चुका है, तो भला वो उसकी क्या मदद कर सकेगा। क्लॉडिया उसे वो होली फोटोज देती है जो उसे उस सैनिटोरियम में मिले थे, जो बच्चों की पेंटिंग इमेजेस है। क्लॉडिया बताती है कि वो बचपन में एंजेला को उसी जगह खेलने ले जाया करती थी, और उस लड़की की आवाज से लगा कि वो मेरी लड़की है। ब्रूनो को लगता है कि एक माँ को इमोशनल करके कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्लॉडिया उसे वो हैंडीकैप शू भी देती है जो उसके हिसाब से एंजेला का है। क्लॉडिया उससे कहती है कि अगर वो उसे मदद नहीं करेगा तो उसे अकेले ही खोज करनी पड़ेगी। ब्रूनो का तो एक ही मानना है, एंजेला की मौत हो चुकी है, मगर क्लॉडिया का मानना है कि जो डेड बॉडी पुलिस को मिली वो एंजेला की नहीं थी। जब ब्रूनो को पता चलता है कि एंजेला की मौत के बाद क्लॉडिया के हस्बैंड ने उससे डिवोर्स लिया है, तो उसे क्लॉडिया पे दया आती है। वो उसे हेल्प करने का प्रॉमिस करता है। अब घर आके ब्रूनो अपने पुलिस डिपार्टमेंट के एक दोस्त को फोन करके उससे 1987 और 89 के बीच
स्पेन में जन्मे ऐसे बच्चों की लिस्ट मंगवाता है जिनके पैर में डिफेक्ट था। क्लॉडिया सिडेटिव पिल्स की आदी हो चुकी है। एक माँ के लिए अपनी बच्ची को इस तरह भुलाना आसान नहीं। दूसरे दिन ब्रूनो को उसके दोस्त का फैक्स आता है। उस लिस्ट में ब्रूनो को एक ऐसी लड़की मिलती है जो एंजेला के महीने में ही जन्मी हुई है और जिसका दाहिना पैर बाएं पैर से 4 सेंटीमीटर छोटा है। अब ब्रूनो उस मैटरनिटी हॉस्पिटल जाके उस लड़की के पेरेंट्स का एड्रेस निकालता है। जब वो उस एड्रेस पे पहुंचता है तो पता चलता है 5 साल पहले ही वो लोग घर छोड़ के कहीं चले गए हैं। मगर पड़ोसी बताता है कि 5 साल पहले उस लड़की को किसी ने किडनैप किया था। उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। लड़की हैंडीकैप होने की वजह से उन गरीब पेरेंट्स ने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। यहाँ टोनी क्लॉडिया को फोन करके परेशान करना जारी रखता है। वो क्लॉडिया को डेट पे ले जाना चाहता है मगर क्लॉडिया उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। क्लॉडिया को तो अब एंजेला की आस लगी है। तभी उसे ब्रूनो का फोन आता है। वो उससे कहता है कि शायद वो सही थी। 5 साल पहले जिसकी लाश मिली वो कोई और लड़की थी। किलर ने उसकी सब पहचान मिटा के सिर्फ ब्रेसलेट डाल के ये दर्शाने की कोशिश की कि वो एंजेला की लाश है। अब ब्रूनो क्लॉडिया को सैनिटोरियम में मिले उन फोटोज को जीसस सोसाइटी के प्रोफेसर रोशिया के पास भेजता है। अब हमारे सामने केन नाम का जर्नलिस्ट आता है जो ओकल्ट नाम के एक मैगजीन के लिए काम करता है। उसका बॉस हमेशा उस पर उखड़ा हुआ होता है। रिलीजन को लेके जो भी अजीब घटनाएं होती है केन उन्हें कवर करता है। ऐसे में उसे एक दिन अननोन सोर्स से एक वीडियो टेप भेजा जाता है जिस पर क्लॉडिया का फोन नंबर लिखा है। यहाँ ब्रूनो और क्लॉडिया प्रोफेसर रोशिया से मिलने जाते हैं तो रोशिया उन्हें नेमलेस नाम की रिलीजियस कल्ट सोसाइटी के बारे में बताता है जिसे 1962 में अर्जेंटीना के एक साइंटिस्ट सेंटिनी ने फॉर्म किया था। रोशिया बताता है कि क्लॉडिया को जो फोटो मिले हैं उनका कनेक्शन इसी नेमलेस से है। सेंटिनी का मानना था कि अगर भगवान है तो शैतान भी है और शैतान को फॉलो करने के लिए उसने एक ग्रुप बना के लंदन में ये सीक्रेट सोसाइटी बनाई। तब से कई बच्चों के गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ। 1982 में इस सेंटिनी को स्पेनिश पुलिस ने अरेस्ट किया मगर अब वो जिंदा है या मर चुका है कोई नहीं जानता। क्लॉडिया के समझ में नहीं आता लड़की को किडनैप करके वो आखिर चाहते क्या है। अब रोशिया उनको सेंटिनी ने लिखी हुई कुछ बातें दिखाता है जिसमें सेंटिनी ने लिखा होता है वैज्ञानिक रूप से शैतान को इंसान के शरीर के जरिए इस दुनिया में लाया जा सकता है जिसके लिए अमानुषता, विकृति, टॉर्चर और दहशत का उपयोग करना पड़ता है जो शैतान के लिए पवित्र सामानों की तरह है। जब क्रूरता परमोच्च स्थान पर पहुंच जाती है तभी शैतान अवतार में जन्म लेता है। रोशिया बताता है कि सेंटिनी के अरेस्ट के बाद जर्मन के थुले नाम के एक ग्रुप के लोग नेमलेस को फॉलो करने लगे थे और शायद इसी थुले सोसाइटी के मेंबर ने एंजेला को किडनैप किया है। अब क्लॉडिया समझ जाती है कि एक कल्ट लोग एंजेला के साथ कुछ भयानक करने वाले हैं जिससे वो डर जाती है। यहाँ दूसरे दिन सुबह केन क्लॉडिया को कॉल लगाने की कोशिश करता है मगर क्लॉडिया कॉल नहीं उठाती। ब्रूनो उस कल्ट सोसाइटी का रिचुअल जानने के लिए रिसर्च करने लगता है तो उसे एक न्यूज से पता चलता है कि सेंटिनी को 80 इयर्स की जेल हुई थी। ब्रूनो क्लॉडिया से कहता है कि 2 छोटे बच्चों को अब्यूज करने के जुर्म में सेंटिनी को स्पेन में सजा हुई थी तो अगर आज वो जिंदा है तो किसी न किसी जेल में जरूर होगा। क्लॉडिया बताती है कि किसी ऑकलिस्ट मैगजीन का जर्नलिस्ट उससे मिलना चाहता है। उसे हमारे केस के रिलेटेड कुछ हाथ लगा है। तो अब ये दोनों केन से मिलने जाते हैं। दूर बैठा हुआ टोनी उन दोनों को एक साथ देखता है और मन ही मन जलता है। केन क्लॉडिया से कहता है टेप पे उसका नंबर था इसीलिए वो उसे कॉल कर रहा था मगर उसने अभी तक टेप नहीं देखी। तो अब वो टेप को प्ले करते हैं। टेप की शुरुआत में कुछ लोग एक लड़की को टॉर्चर करते हुए दिखाई देते हैं। बाद में क्लॉडिया दिखाई देती है जो उसी वीरान सैनिटोरियम में है। मतलब उन लोगों की क्लॉडिया पे नजर है। केन उनसे पूछता है ये सब क्या है तो ब्रूनो केन से कहता है कि वो उसकी मदद चाहता है। ब्रूनो का बॉस नहीं चाहता कि केन काम धंधा छोड़ के समाज सेवा करे मगर केन भी नेमलेस सोसाइटी के बारे में जानना चाहता है। तो उसका बॉस बताता है कि 1982 में उसका रोमारो नाम का एक जर्नलिस्ट इसी सोसाइटी पे छानबीन कर रहा था मगर न जाने क्या हुआ वो जॉब छोड़ के चला गया। केन बॉस से कहता है मतलब वो टेप हमारे लिए नहीं रोमारो के लिए भेजा गया था। दूसरी ओर ब्रूनो को उसके डिटेक्टिव दोस्त से पता चलता है कि सेंटिनी अभी भी हुएस्का की जेल में बंद है। दोस्त बताता है कि सेंटिनी एक हैवान है तो ब्रूनो उससे दूर रहे तो बेहतर है। यहाँ केन उस रोमारो से मिलता है और उससे नेमलेस के बारे में पूछता है। रोमारो बताता है कि 1982 में एक जर्मन डॉक्टर ने उससे कांटेक्ट किया था। वो न्यूरोलॉजिस्ट था यानी ब्रेन सर्जन था। सेकंड वर्ल्ड वॉर के वक्त वो जर्मन मिलिट्री का डॉक्टर था। वॉर के बाद वो सेंटिनी के कांटेक्ट में आया। सेंटिनी टॉर्चरिंग के जरिए कुछ हासिल करना चाहता था। उसके उस एक्सपेरिमेंट में उसने इस डॉक्टर को शामिल किया। सेंटिनी की अमानुषता देख के ये डॉक्टर वहां से भागा। तब उस डॉक्टर ने मुझसे कांटेक्ट किया। वो डॉक्टर इस नेमलेस के बारे में कुछ जान गया था। सेंटिनी भले बाद में पकड़ा गया
मगर नेमलेस के मेंबर इस डॉक्टर के पीछे पड़ गए थे। वो बहुत डरा हुआ था। अब केन उस डॉक्टर के घर में जाता है। वहाँ उसे एक फाइल मिलती है जिसमें इंसान को किन भयानक तरीकों से टॉर्चर किया जा सकता है इसके तरीके लिखे होते हैं। डरा हुआ डॉक्टर बताता है कि किसी भी वक्त शैतान इस दुनिया में आएगा और वो मुझे ढूंढ ही लेगा। यहाँ रात को क्लॉडिया घर पहुंचती है तो टोनी वहाँ उसका इंतजार कर रहा होता है। क्लॉडिया हर रोज की तरह टोनी के पैर को ठुकराती है। टोनी को लगता है कि क्लॉडिया उस ब्रूनो के चक्कर में पड़ी हुई है। क्लॉडिया टोनी का इंसल्ट करके उसे वहां से निकाल देती है। अब डरी हुई क्लॉडिया सीधा ब्रूनो के घर पहुंचती है। ब्रूनो उससे कहता है कि कल वो सेंटिनी से मिलने जेल जा रहे हैं। क्लॉडिया को ब्रूनो की वाइफ की ट्रेजेडी के बारे में पता चलता है तो अब वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। दूसरी ओर केन का काम में कम और नेमलेस केस में ज्यादा इंटरेस्ट देख के उसका बॉस उसे जॉब पे से निकाल देता है, मगर केन को उसकी परवाह नहीं। दूसरे दिन क्लॉडिया और ब्रूनो सेंटिनी से मिलने जेल जाते हैं। सेंटिनी मेंटली अनस्टेबल है, मगर वो क्लॉडिया को देखते ही उसका नाम पुकारता है, जिससे क्लॉडिया सरप्राइज होती है। क्लॉडिया उससे कहती है कि वो उसकी लड़की को ढूंढ रही है, तो अगर वो उसके बारे में कुछ जानता है तो बता दे। वो क्लॉडिया से कहता है मैं भी एंजेला की तरह शरीर से विकलांग हूँ, यानी हैंडीकैप हूँ, और हैंडीकैप होने की वजह से मुझे कई जगह अपमान का सामना करना पड़ा। मुझे मिलिट्री कैंप में टॉर्चर तक किया गया। उस वक्त मुझे पता चला एक हैंडीकैप को अगर 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाए तो वो उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसका कनेक्शन इविल से होता है। उस टॉर्चरिंग ने मुझे बहुत चीजें सिखाई। मैं तुम्हारी बेटी एंजेला को मेरे सपने में देख सकता हूँ, क्योंकि वो भी उसी अनुभव से गुजरी है जिसमें से मैं गुजरा हूँ। सेंटिनी बताता है इंसानी शरीर एक फर्नीचर की तरह होता है। उसके शरीर में कई दिमक होते हैं जो एक दिन उसे खाके पूरी तरह तोड़ देते हैं, मगर इंसान और फर्नीचर में यही फर्क है। जो इंसान इस पेन को समझता है, एंजॉय करता है, उस पर मात करता है, उसे कोई दिमक नहीं तोड़ सकता। तुम्हारी लड़की तुम्हारा इंतजार कर रही है। एक अच्छी माँ होने के नाते तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। क्लॉडिया उससे पूछती है मेरी बेटी कहाँ है? सेंटिनी बताता है वो वहीं पे है जहाँ उसकी शुरुआत हुई थी। क्लॉडिया उसकी बातें समझ नहीं पाती। सेंटिनी उससे कहता है अपना दिमाग इस्तेमाल करो। ब्रूनो को लगता है कि सेंटिनी की बातों में कोई राज छुपा है। उसने जरूर कोई क्लू दिया है, क्योंकि जेल में होने के बावजूद उसका क्लॉडिया और एंजेला के बारे में इतना कुछ जानना यही दर्शाता है कि उसमें जरूर कोई शक्ति है। तभी अचानक सेंटिनी क्लॉडिया से कहता है कि बुराई सब बातों की चाबी है। जब बुराई परम सीमा पे जाएगी तब वो शैतान का दरवाजा खोलेगी। मेरे बच्चे शैतान को इस दुनिया में लाके रहेंगे और तुम इसका अहम हिस्सा बनोगी। वो ब्रूनो से कहता है तुम सब लोग मरने वाले हो। यहाँ टोनी क्लॉडिया की गम में पब में बैठ के शराब पी रहा होता है कि वहाँ उसे वही अजीब इंसान मिलने आता है जिसे कुछ दिन पहले क्लॉडिया ने ट्रेन में देखा था। वो टोनी से कहता है कि वो उसका और क्लॉडिया का मिलन करवा के दे सकता है, उसमें स्पेशल पावर है। तो अब वो दोनों क्लॉडिया की घर की तरफ निकलते हैं। वो आदमी और कुछ लोगों को इशारा करता है। अब क्लॉडिया और ब्रूनो क्लॉडिया के घर पहुंचते हैं। ब्रूनो क्लॉडिया से कहता है कि वो याद करे एंजेला का किस्सा कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि सेंटिनी के कहने के अनुसार एंजेला वहीं पे है। मगर क्लॉडिया सेंटिनी की इस बात से डिस्टर्ब है कि उसकी लड़की पे बेशुमार टॉर्चरिंग किया गया है कि तभी उन्हें वहाँ टोनी की लाश दिखाई देती है जिसे बुरी तरह टॉर्चर करके मारा गया है। ब्रूनो क्लॉडिया से कहता है कि वो लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमसे डर लग रहा है। दोनों ब्रूनो के घर जाते हैं कि उन्हें केन का फोन आता है। केन बताता है उसे उन लोगों के अड्डे के बारे में पता चल चुका है जो हाईवे पे एक वीरान होटल है। दोनों वहां जाने निकलते हैं। यहाँ केन अकेला उस वीरान होटल जाता है। होटल की रूम में उसे कई विकलांग बच्चों की फोटोज मिलती है। एक किताब भी मिलती है जिसमें इंसान की एस्ट्रल पावर के बारे में लिखा होता है। इस पावर के जरिए इंसान अपने आत्मिक शरीर को अपने शरीर से अलग करके कहीं पे भी भेज सकता है। केन को वहाँ कई बच्चों के सालों पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं। उन पे किए गए टॉर्चरिंग के फोटो भी होते हैं। अब केन एक रूम में आता है जो टॉर्चरिंग रूम है कि तभी बहुत सारे लोग आके उस पर अटैक करते हैं और उसे टॉर्चर करके मार देते हैं। यहाँ रास्ते में क्लॉडिया को उस वीरान होटल से याद आता है कि 12 साल पहले जब उसकी मार्क के साथ मुलाकात हुई थी तो वो उसी होटल में रुके थे। वही उनका मिलन हुआ और जिससे एंजेला का जन्म हुआ। वो सुन के ब्रूनो चौंक जाता है। अब उसे सेंटिनी के कहने का मतलब समझ में आता है। वहीं से एंजेला की शुरुआत हुई थी। अब क्लॉडिया को डिप्रेशन का अटैक आता है। वो डिप्रेशन की गोली लेती है। ब्रूनो अब इंतजार नहीं करना चाहता तो वो होटल जाने का फैसला करता है। ब्रूनो क्लॉडिया को कार में रुकने कह के खुद होटल की तरफ निकलता है। वो होटल में उसी रूम की तरफ आता है जो टॉर्चरिंग चेंबर है। यहाँ कार में बैठी क्लॉडिया को एंजेला का फोन आता है। वो उससे कहती है कि ब्रूनो को उन लोगों ने मार दिया है और वो मुझे भी मारेंगे। तो अब इमोशनल होके क्लॉडिया उस होटल जाती है। वहाँ उसे एक औरत मिलती है
जो उससे कहती है कि सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। वो क्लॉडिया से कहती है कि उसकी लड़की अब उसकी नहीं रही, वो शैतान का घर बन चुकी है। तभी वहाँ पे मार्क आता है, यानी क्लॉडिया का एक्स हस्बैंड और एंजेला का पिता, जो इस कल्ट समुदाय का सदस्य है। वो क्लॉडिया से कहता है कि ये सब पहले से प्लान हुआ था। एक प्योर सोल का जन्म और ऊपर से उसका विकलांग होना, ये किस्मत की मेहरबानी थी। एंजेला कभी तुम्हारी थी ही नहीं। एंजेला के 12वें साल में कदम रखने पर तुम्हारा यहाँ आना ये भी पहले से तय था। तुम यहाँ खुद नहीं पहुंची, हमने तुम्हें यहाँ तक पहुंचने के लिए क्लू दिए। हमने ये पूरा जाल बुना। क्लॉडिया उससे पूछती रह जाती है, क्यों, आखिर क्यों? मार्क कहता है, अब वक्त आया है एंजेला के शरीर से शैतान को अलग करने का, क्योंकि एंजेला ने टॉर्चरिंग की उस परम सीमा को छू लिया है। उसकी आत्मा में शैतान जन्म ले चुका है। बस एंजेला को आखिरी अति क्रूर काम करना है। जब प्योरेस्ट सोल यानी अति पवित्र आत्मा, जो अति उच्च टॉर्चरिंग को सहन करने के बाद भी जिंदा रहती है, तब उसके हाथ से दुनिया का सबसे क्रूर कर्म किया जाता है, जिससे उसकी आत्मा में पल रहा शैतान जाग जाता है। वो सुन के क्लॉडिया फ्रस्ट्रेट होकर एंजेला को ढूंढने लगती है। उसे ब्रूनो की लाश दिखाई देती है। तभी एंजेला वहाँ आती है, जो अब पूरे 11 साल की हो चुकी है। जब क्लॉडिया उसे एंजेला कह के बुलाती है, तो वो क्लॉडिया से कहती है, मैं एंजेला नहीं, नेमलेस हूँ। मार्क बताता है, एंजेला के अंदर के सब इमोशंस मर चुके हैं। माँ का प्यार उसे पिघला नहीं सकता। वो अच्छाई को अपनी बुराई से मारेगी। अब एंजेला गन उठा के क्लॉडिया की तरफ तान देती है। मार्क क्लॉडिया से कहता है, बेटी के हाथों माँ की हत्या ये दुनिया का सबसे बड़ा कुकर्म है, जो शैतान को जगाएगा। क्लॉडिया एंजेला से कहती है कि वो इन लोगों की बातों में ना आए, एक पवित्र रिश्ते को बदनाम ना करे। तो अब मार्क एंजेला को गन चलाने के लिए उकसाने लगता है, मगर एंजेला क्लॉडिया को शूट करने के बदले मार्क को शूट करके मार देती है। अब एंजेला इमोशनल होकर क्लॉडिया से कहती है कि इन लोगों ने मुझ पे बहुत अत्याचार किए, मगर मैं तुम्हें भुला नहीं पाई। अब माँ बेटी दोनों गले लगते हैं। तभी अचानक एंजेला क्लॉडिया से कहती है, मैं तुम्हें मौत से ज्यादा कष्ट देना चाहती हूँ। जितने शारीरिक अत्याचार मुझ पे हुए हैं, उससे कई ज्यादा मानसिक अत्याचार मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, जो मौत से लाखों गुना यातनाएं देंगे, क्योंकि शैतान जन्म ले चुका है। आज से हमारा असली रिश्ता शुरू होगा। मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगी। इतना कह के एंजेला अपने मुंह में गन डाल के अपने आप को शूट कर देती है। क्लॉडिया सिर्फ देखती रह जाती है। जाहिर है एंजेला के शरीर में पल रहा शैतान माँ बेटी के प्यार की वजह से एंजेला के शरीर से अलग नहीं हो पा रहा था। माँ बेटी का प्यार उसे मात दे रहा था, तो वो किसी और के शरीर में जन्म लेके क्लॉडिया से इस बात का बदला लेना चाहता था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय एंड टेक केयर।